हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं जो आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। सबसे पहले इसकी डिफिनेशंस को समझ लेते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज एंड शेयर प्रैक्टिसेस के द्वारा। ये केवल मटेरियल फोर्सेस पर आधारित नहीं होता जैसा कि नियो रिलीजम या नियो लिबरल्स के थिंकर्स मानते हैं। नियो रिलीजम का मानना है कि जो मिलिट्री पावर्स है उसका ज़्यादा महत्व है इंटरनेशनल रिलेशंस को सेव करने में। इंटरनेशनल रिलेशन जो है तो युद्ध के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं ये। वहीं पर जो नियो लिबरल्स हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को महत्व देते हैं, कोऑपरेशंस को महत्व देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को महत्व देते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी अगर की बात की जाए तो ये पोस्ट कोल्ड वार डेवलप्ड होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो एक्सप्लेन करती है आइडेंटिटी ड्रिवन जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे इथनिक वार क्यों हो रहे हैं, टेररिज्म क्यों फैल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो इसको इग्नोर करती हैं और इसको एड्रेस करने में फेल हो जाती हैं, जैसे नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म की। स्कॉलर्स की बात की जाए कंस्ट्रक्टिविज्म की तो उसमें प्रमुख नाम आता है अलेक्जेंडर वेंट्स का। ये कहते हैं एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, यानी कि जो एनार्की क्या है जो स्टेट्स के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो बनाया जाता है। इस नाम की वो पुस्तक भी लिखते हैं, एनार्की इज व्हाट मेक्स स्टेट्स मेक्स ऑफ इट। ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट के थिंकर्स माने जाते हैं। निकोलस ओनफ ये रूल ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। पीटर कैटेस्टीन का नाम जो है तो नॉर्म्स एंड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आता है। इसी प्रकार फ्रेडरिक क्रोचविल जो है तो लैंग्वेज और रूल्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से उस इंटरनेशनल रिलेशंस को डिक्टेट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। अगर टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की जाए तो ये निकोलस ओनफ ने क्वाइन किया था 1989 में अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। तो याद रखिएगा जो कंस्ट्रक्टिविज्म का टर्म है निकोलस ओनफ के द्वारा क्वाइन किया जाता है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। इसी तरह अलेक्जेंडर वेंट्स का नाम आता है, वो एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट बुक लिखते हैं जो 1992 में पब्लिश होती है। और साथ साथ ये बुक लिखते हैं सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1999 में पब्लिश्ड होती है। और इन दो बुक्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस में डेवलप करने में। अलेक्जेंडर विंड का मानना है कि जो स्टेट्स का बिहेवियर है वो सेफ होता है बाय शेयर्ड आइडियाज के द्वारा, ना कि फिक्स्ड एनार्की के द्वारा। कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो रिसेंट डेवलपमेंट है, कोल्ड वार के बाद डेवलपमेंट है। जबकि इसके रूट्स को हम इमानुएल कांट्स के विचारों में देख सकते हैं। इमानुएल कांट आर्गू करते हैं कि जो नॉलेज होता है वो सेफ होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के द्वारा, यानी जो वर्ल्ड का नॉलेज है, वर्ल्ड ऑर्डर है, किस तरह से हम उसको देखते हैं वो मनुष्य के चेतना पर निर्भर करता है। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं बाद में नियो कांटिज्म के जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, उनको, जो इस बात पे बल देते हैं कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो नॉलेज प्रोडक्शंस को किस तरह से बढ़ाता है, परसेप्शंस को किस तरह से ढालता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थिंकर्स आते हैं अल्फ्रेड स्वीट्स, जो आर्गू करते हैं कि वी क्लासीफाई एंड इंटरप्रेट पीपल्स एंड थिंग्स बेस्ड ऑन द परसेप्शंस एंड इंटरेक्शंस, यानी हम लोगों को और चीज़ों को, लोगों के परसेप्शंस और वो किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में या आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस आधार पे हम लोग समझ सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका प्रभाव लेटर जो सोशियोलॉजिस्ट रहते हैं जैसे पीटर बर्गर और थॉमस ल्यूकमैन, इन पर प्रभाव पड़ता है और वो कॉन्सेप्ट देते हैं सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी का 1966 में, यानी कि रियलिटी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, उसको समझने की कोशिश करते हैं पीटर बर्गर और थॉमस ल्यूकमैन। ये कहते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी को लेकर वो शेप होती है सोशल इंटरेक्शंस के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर में या सोसाइटी में लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में बात की जाए तो स्टेट किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो तय करते हैं कि क्या रियलिटी होगी, क्या परसेप्शंस होगा एक स्टेट्स का दूसरे स्टेट्स के प्रति और किस तरह से वो बिहेव
करेंगे। उनका मानना है कि जो कुछ ऐसे सर्टेन आइडियाज़ होते हैं, जो हैबिचुअल हो जाते हैं और बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाते हैं, यानी हैबिचुअल जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो उनको रूल्स और कानून्स बना के इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया जाता है समय के साथ। अगले थिंकर्स आते हैं मिशेल फूकोल्ट को, जो पोस्टमॉडर्निज़्म के थिंकर्स माने जाते हैं। ये हाइलाइट करते हैं किस तरह से डिस्कोर्सेस जो है तो पावर स्ट्रक्चर्स को निर्धारित करते हैं। वो नॉलेज इज पावर्स की बात करते हैं और आर्गू करते हैं कि जो डिस्कोर्स होते हैं वो डिक्टेट करते हैं सोसाइटल जो नॉर्म्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरह से बिहेव करेंगे लोग एक दूसरे के साथ, किस तरह से स्टेट्स एक दूसरे के साथ बिहेव करेगा, वो इसको निर्धारित करते हैं। जैक डरीडा का मानना है, जैक डरीडा है नेक्स्ट थिंकर्स जो डेवलप करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट। ये मानते हैं कि जो डोमिनेंट रीडिंग ऑफ रियलिटी है उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, यानी टेक्स्ट जो है उनका री इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है, नए तरीके से उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उसको निकालने की ज़रूरत है। अब हम लोग मेजर एजम्पशंस जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि रियलिटी जो है तो वो सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। उनका मानना है कि रियलिटी फिक्स नहीं होती बल्कि ये कंटिन्यूअसली जो है तो कंस्ट्रक्ट होती है ह्यूमन के इंटरेक्शंस के द्वारा। जैसे कि नेचुरल जो फिनोमिना है ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है वो निश्चित होती है, वो फिक्स होती है, वो समय के साथ बदलती नहीं। जैसे सूर्य के बारे में हमारी जो धारणा है, चंद्रमा, अर्थ, ये सब के जो ये सब ऑब्जेक्टिव रियलिटी हैं, ये चेंज नहीं होते समय के साथ। लेकिन जो सोशल वर्ल्ड है ये इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज और इंटरप्रिटेशंस पर आधारित होता है। अलेक्जेंडर वेंट इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 500 ब्रिटिश जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो थ्रेट नहीं है जितना थ्रेट 5 जो नॉर्थ कोरियन के न्यूक्लियर वेपन्स यूएस के लिए हैं, और ये परसेप्शंस पर आधारित होता है। ये जो डिफरेंस है ये मटेरियल एस्पेक्ट पर निर्भर नहीं करता कि 500 ब्रिटिश न्यूक्लियर्स ब्रिटिश के पास हैं और 5 न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास है तो ब्रिटिश ज़्यादा थ्रेट होना चाहिए। लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं करता बल्कि जो उनके बिहेवियर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे यूएस और ब्रिटेन का जो संबंध है वो कोऑपरेटिव है एक दूसरे को लेकर, जबकि यूएस और नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशंस है वो कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है। तो ये परसेप्शंस से जो होता है या उनके सोशल रिलेशनशिप से तय होता है कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमें ज़्यादा खतरा पहुँचा सकता है, कौन हमें कम खतरा पहुँचाएगा। तो कहते हैं ये बेस्ड होता है शेयर अंडरस्टैंडिंग पर, यानी इंटर सब्जेक्टिव जो नॉलेज होते हैं, जो परसेप्शंस होता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट पर, या बिहेवियर जो होता है उस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार पीटर कटेस्टीन कहते हैं कि जो नॉर्म्स एंड आइडियाज हैं वो डिफाइन करते हैं स्टेट की आइडेंटिटी को। जो स्टेट की पहचान है उसको किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में देखा जाता है, उसका बिहेवियर्स किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में है, वो सब नॉर्म्स और आइडियाज के द्वारा तय होते हैं। फिर दूसरा जो इनका एजम्पशंस है वो कहते हैं बियॉन्ड मटेरियल रियलिटी, यानी मटेरियल रियलिटी से आगे की बात करते हैं, आइडियाज को ये बल फोकस करके कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है तो बियॉन्ड मटेरियल स्ट्रक्चर्स इंटरनेशनल सिस्टम्स को देखते हैं और कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडियाज और बिलीफ का इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। वो कहते हैं जो रियलिटी होती है वो फिक्स नहीं होती बल्कि कॉन्टिन्यूसली जो है तो इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, यानी कि जो आइडेंटिटी है किसी स्टेट्स की रिलेशनशिप उसके साथ है या इंटरप्रिटेशंस है वो फ्यूल्ड है, यानी बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, समय के साथ फिक्स नहीं रहता। साथ ही साथ तीसरा इनका एजम्पशंस है म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एजेंसी एंड स्ट्रक्चर्स। एजेंसी मतलब यहाँ की जो स्टेट्स है, स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल जो सिस्टम्स है, तो मानते हैं इनका मानना है कंस्ट्रक्टिविस्ट का कि जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इन्फ्लुएंस करता है एजेंसी को, यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो स्टेट्स के बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करता है। स्टेट्स का जो बिहेवियर्स है यानी एजेंसी का जो बिहेवियर्स है वो भी इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर्स को यानी इंटरनेशनल सिस्टम्स को। तो एजेंसी रेफर करता है एबिलिटी ऑफ एक्टर्स टू एक्ट, किस तरह से एक्ट करेगा, बिहेव करेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। जबकि जो स्ट्रक्चर्स है उसमें मटेरियल और आइडेंटिफिकेशन जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में हमको दिखाई देते हैं। इसको हम अलेक्जेंडर वेंट्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे यूएस और नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशनशिप है वो एनिमिटी का है, यानी एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार इनका रहता है। लेकिन ये समय के साथ बदल भी सकते हैं अगर उनके बिलीफ्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कोऑपरेटिव रिलेशंस बना जाते हैं, उनका रिलेशनशिप शिफ्ट हो जाता है, एनमिटी से फ्रेंड्स की तरफ शिफ्ट भी हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल से अगर समझ सकते हैं तो
अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात की जाए तो यूएस और सोवियत यूनियन एक साथ मिलकर सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, अलायंस में थे, यानी मित्र की तरह थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त होता है, उसके बाद यूएस और सोवियत यूनियन के बीच आइडियोलॉजिकल वार शुरू हो जाता है, कोल्ड वार शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी कि समय के साथ रिश्ते या शत्रु या मित्र इंटरनेशनल सिस्टम में बदलते रहते हैं। ठीक। इंटरनेशनल एनार्की, चौथा इनका एजम्पशंस है कि एनार्की को लेकर ये किस तरह सोचते हैं। नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल का मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर एनार्की हमको दिखाई देती है, जिससे स्टेट्स जो है तो सेल्फ हेल्प पर आधारित होते हैं, जबकि ये रियलिज्म का मानना है। उसी प्रकार लिबरलिज्म का मानना है कि जो स्टेट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंस है, जिसके कारण वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और इंटरनेशनल जो रूल्स, कानून, इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बातों को मानते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है कि जो एनार्की है वो इनहेरेंट नहीं है, यानी कि ये हमेशा नहीं रहती, बल्कि ये डिपेंड करता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शंस पर। ओनफ जो है तो तीन टाइप, निकोलस ओनफ तीन टाइप्स के रूल्स की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, जो रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। पहला है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है डायरेक्टिव, तीसरा है कमिटमेंट। इंस्ट्रक्शंस यानी किसी भी स्टेट्स को बताया गया कि जो सोवरेंटी है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। डायरेक्टिव्स दिया गया कि अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसका जो उनका परिणाम है उन्हें भुगतना पड़ेगा। कमिटमेंट यानी स्टेट्स खुद इस बात को लेकर कमिट करते हैं या ट्रीटीज करते हैं कि हम इस तरह के रूल्स कानून को फॉलो करेंगे। अलेक्जेंडर वेंट्स मानते हैं कि जो एनार्की है ये स्टेट्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस पर आधारित होती है, जिससे हमें फ्रेंडशिप देखने को मिलती है इंटरनेशनल रिलेशन। एक स्टेट दूसरे स्टेट के प्रति न्यूट्रलिटी भी दिखाता है और साथ साथ हॉस्टिलिटी भी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट भी हमको दिखाई देता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट्स के साथ। तो इस प्रकार स्टेट्स का जो बिहेवियर्स है वो फ्लूइड होता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। कभी वो एनिमिटीज के रूप में और कभी वो अलायंस के रूप में आते रहते हैं। एक स्टेट का रिलेशन दूसरे स्टेट के साथ बिल्ड होता रहता है, जो परसेप्शंस और शेयर्ड मीनिंग पर आधारित होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का पांचवा जो एजम्पशन है वो आइडेंटिटी और इंटरेस्ट को लेकर है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि जो आइडेंटिटी होती है वो डिटरमाइन करती है एक स्टेट के इंटरेस्ट को, और फिर उसके बाद जो उसका एक्शंस है यानी बिहेवियर है इंटरनेशनल सिस्टम में उसको। उनका मानना है कि जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं इनकी आइडेंटिटी होती है कि ये अपने सर्वाइवल पर फोकस करेंगे, जबकि जो लार्ज स्टेट्स होते हैं इनकी आइडेंटिटी होती है कि ये ग्लोबल डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से और मिलिट्री स्फेयर में भी। तो एक स्टेट्स को अपने आइडेंटिटी के अनुसार ही बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर वह ऐसा नहीं करते तो ये उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज मिलता है। वो एग्जाम्पल्स के थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे जर्मनी है, उसका मिलिट्रिज्म यानी जो मिलिट्री एक्सपेंशन की विचारधारा थी, पॉलिसी थी, वो चेंज होता थी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पैसिज्म के रूप में, और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण ये ऐसा होता है। उनका मानना है कि जो जर्मनी है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पीसफुल कोऑपरेशन पर ध्यान देता है, ना कि मिलिट्री जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसको फॉलो करता। अब आइए हम लोग डिफरेंट जो वर्जन है कंस्ट्रक्टिविज्म के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को चार टाइप में बांटा जा सकता है। पहले है मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरे हैं मॉडर्निस्ट लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म और चौथा आता है क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक एक कर सभी को समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है ऑब्जेक्टिव हर्मेनेटिक्स के द्वारा। हर्मेनेटिक्स एक प्रकार का मेथड होता है किसी भी चीज को इंटरप्रिटेट करने के लिए। वहीं पर ऑब्जेक्टिव जो हर्मेनेटिक्स है ये मेथड प्रपोज किया जाता है नियो कांटियंस के द्वारा, यानी जो इमानुएल कांट की विचारधारा से थिंकर्स प्रभावित थे, जिन्होंने नॉलेज प्रोडक्शंस की बात की थी इमानुएल कांट्स के, उस पर उसके उससे इन्फ्लुएंस होकर विचार देते हैं नियो कांटियनिज्म की। कांट के अनुसार जो हमारा नॉलेज होता है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे कॉन्शियसनेस के द्वारा। इसी कारण नियो जो कांटियन है वो आर्गू करते हैं कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसमें अप्लाई किया जाता है जो प्रायोरी फॉर्म्स होते हैं, जो पहले से हमारे दिमाग में नॉलेज होता है उसका हमें प्रभाव दिखता है हमारी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होती है उस पर। तो एक पर्टिकुलर जो इवेंट होता है हिस्ट्री का या सोशल जो फैक्ट्स होते हैं वो कंक्रीट हिस्टोरिकल सीक्वेंस से प्रभावित होती हैं, उसका परिणाम हमको उस इवेंट में दिखाई देता है और उसका इफेक्ट सर्टेन
उस इफ़ेक्ट्स का कुछ क कारण भी होते हैं कि पहले जिस प्रकार का हमारे पास नॉलेज होता है, परसेप्शंस होता है, उसी हिसाब से एक स्टेट्स बिहेव करते हैं और उसी प्रकार से घटनाएँ जो है तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में हमको घटती हुई दिखाई देती है, ऐसा मानना है मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज़्म का। मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव करते हैं कि जो पॉजिटिविस्ट मेथड्स है उसको अप्लाई करना चाहिए स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी कि साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको अपनाने की बात करते हैं। ये सोशल स्ट्रक्चर्स को मानते हैं कि ये सेफ होते हैं शेयर्ड आइडियाज के द्वारा, ना कि मटेरियल फोर्सेस के द्वारा, जिसमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट के थिंकर्स माने जाते हैं अलेक्जेंडर वेंट। अलेक्जेंडर वेंट का मानना है कि जो न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरल्स थे वो स्ट्रक्चर्स को मटेरियल के रूप में देखते थे, मटेरियल फॉर्म के रूप में देखते हैं, जबकि इनका मानना है वेंट का कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज है, यानी कि जो एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम में है वो स्टेट्स के द्वारा खुद ही तय की गई है। और ये एम्फेसिस करते हैं कि जो इंटरनेशनल एनार्की है ये फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये सेफ होती है स्टेट के इंटरेक्शंस के साथ, ये परिवर्तित होती रहती है इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट के की स्कॉलर्स की बात की जाए तो इसमें इमानुएल एडलर का नाम आता है, पीटर कैचेस्टीन का नाम आता है, जॉन रेगी का नाम आता है, थॉमस रीजे कैपन का नाम आता है, माइकल वर्नेट का नाम आता है, माल्डा बुकोन्स्की का नाम आता है, जेफरी चेकल का नाम आता है, मार्था फिनमोरे का नाम आता है और जेफरी लेग्रो का नाम आता है। इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट के, इनको ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टिविज्म या नियो क्लासिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के रूप में जाना जाता है। सेकंड जो कंस्ट्रक्टिविस्ट का टाइप है वो मॉडर्न लिंग्विस्टिक या रूल ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसमें प्रमुख नाम आता है निकोलस ओनफ का, वो आर्गू करते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो रेगुलेट होते हैं रूल्स के द्वारा और दीज रूल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर्स होता है उससे द्वारा तय होते हैं, उसके द्वारा डिक्टेट किए जाते हैं। मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो सब्जेक्टिव हार्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमने देखा कि जो मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो ऑब्जेक्टिव हार्मेटिक्स का इस्तेमाल करते थे इंटरप्रेट करने के लिए वर्ल्ड को। ये बिलीव करते हैं जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो रियलिटी है वो क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज है और ये समय के साथ बदलती रहती है। निकोलस ओनफ आर्गू करते हैं कि जो रूल्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो स्टेटमेंट्स हैं कि स्टेट्स को क्या होना चाहिए, ना एक स्टैंडर्ड्स होता है जहाँ पर व्हाट शुड डू की बात करते हैं, यानी कि व्हाट जो है ये इन्फॉर्म करता है कि एक एक्टर्स का स्टैंडर्ड बिहेवियर्स क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक किसी भी सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो इंटरनेशनल रिलेशन में तो एक स्टेट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। जबकि जो शुड होता है वो रिक्वायरमेंट होता है कि जो एक्टर्स है वो उस स्टैंडर्ड्स बिहेवियर्स को उसी हिसाब से फॉलो करेगा, उसी हिसाब से बिहेव करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसके लिए वो 3 रूल्स की बात करते हैं निकोलस ओनफ। कहते हैं ये स्पीच एक्ट्स के द्वारा यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है उससे तय होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन रूल्स, यानी इसमें डिफाइन किए जाते हैं कुछ वैल्यूज को, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को, जैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें स्टेट्स को, एक दूसरे अदर जो स्टेट्स हैं उनके सोवरेंटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे टाइप का जो रूल्स होता है वो डायरेक्टिव रूल्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं क्या एक्शंस लेने चाहिए एक स्टेट्स को, अगर वो एक्शंस नहीं लेता तो उनको वायलेशंस के लिए उन पर कुछ पेनाल्टीज भी लगाई जा सकती है मिलिट्री इंटरवेंशंस के रूप में। अगर कोई भी स्टेट सोवरेंटी के जो माना गया है कि अगर सोवरेंटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो रिस्पेक्ट नहीं करता, सोवरेंटी का वायलेशंस करता है तो उस पर मिलिट्री इंटरवेंशंस किया जा सकता है। तीसरा जो रूल्स है वो कमिटमेंट रूल्स है। कमिटमेंट जो रूल्स है ये स्टेट्स के द्वारा कमिट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने के लिए, जैसे इन्वायरमेंटल जो ट्रीटीज होती है तो उसमें स्टेट्स खुद ही तय करते हैं कि हमें क्या एक्शंस लेना है। इसी प्रकार ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शंस की बात आती है तो वहाँ पर भी स्टेट्स अपने सिटीजन्स के ह्यूमन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही कमिट करते हैं। की स्कॉलर्स की बात की जाए तो इसमें निकोलस ओनफ का नाम आता है, फेडरिक क्रॉट्सवेल का नाम आता है, कैरन फिन का नाम आता है, नेटा क्रॉफोर्ड का नाम आता है, क्रिश्चियंस रेस स्मिथ का नाम आता है, जूटा वेल्डेस का नाम आता है, टेड होफ्स का नाम आता है। तो ये प्रमुख थिंकर्स हैं आपके मॉडर्निस्ट लिंग्विस्टिक कंजर्वेटिज्म के। ठीक,
तीसरे जो टाइप का कंस्ट्रक्टिविज्म है वो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये इन्फ्लुएंस होते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारधारा जैसे फुकोल्ट के आइडिया से और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट विचारधारा यानी कि डेरिडा के आइडिया से। ये सब्जेक्टिव हार्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और चैलेंज करते हैं पॉजिटिविज्म और ऑब्जेक्टिविज्म की जो मेथड्स है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। ये क्रिटिसाइज करते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को और डोमिनेंट जो इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियलिटीज हैं उनको उनको री इंटरप्रिटेशंस करने की बात करते हैं। ये इमेंसिपेटरी कॉग्निटिव इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी कि ये जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस का उसको चेंज करने की बात करते हैं, उसमें परिवर्तन लाने की बात करते हैं। रिचर्ड एशले हैं जो चैलेंज करते हैं आइडिया दैट एनार्की इज परमानेंट फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि एनार्की को परमानेंट फीचर्स माना गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है जैसे नियो रियलिज्म और लिबरलिज्म। लेकिन रिचर्ड एशले इसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं ये परमानेंट नहीं है, बल्कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं एनार्की को, ताकि सोवरेंटी को प्रोटेक्ट किया जाए, जो करंट सिस्टम है वो बना रहे। आरबीजे वालकर है वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि रिलीजन जो है तो लिमिटिंग करता है आईआर को नेशनल बॉर्डर और पावर पॉलिटिक्स से, जबकि वालकर का मानना है कि जो ब्रॉडर और इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए किसी भी ग्लोबल इशू को लेकर। इसी प्रकार फेमिनिस्ट जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसमें नाम आता है स्पाइक पीटरसन का, जेएन टिकनर का, सिंथिया एनलोव का, क्रिश्चियन सिल्वेस्टर का, ये आईआर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए इन्हें मस्कुलिनाइज बताते हैं। कहते हैं कि जो सोवरेंटी है, पावर पॉलिटिक्स है और सिक्योरिटी है, ये पुरुषों के द्वारा, जो पुरुषों के नेचर्स होते हैं उससे डिफाइन होते हैं। तो इस प्रकार इन जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस को उनको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं ये वार और जो डिप्लोमेसी है इसमें हमको दिखाई देते हैं मस्कुलाइज्ड जो नेचर्स हैं इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के वो। चौथा जो वेरिएंट है कंस्ट्रक्टिविज्म का वो है क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं प्रेजेंट जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ह्यूमंस के इमेंसिपेशन के लिए, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ह्यूमंस का उसको रोकने के लिए बात करते हैं। ये एम्फेसिस करते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को, यानी कि एक स्टेट अपने जो सिटीजन्स हैं उनको तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर कोई अदर जो सिटीजन्स है उनको कुछ विशेष जो नॉर्म्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको एम्फेसिस करने की कोशिश करते हैं, ये यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव हार्मेटिक्स को, बट ये अलाइन है ट्रांसफॉर्मिव एजेंडा से, यानी ऑब्जेक्टिव जो हार्मेटिक्स है, ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है उसको तो मानते हैं, लेकिन उसमें वो परिवर्तन लाने की बात करते हैं। अगर इसमें मेजर स्कॉलर्स की बात की जाए तो एंड्रू लिंकलेटर का नाम आता है, रॉबर्ट कॉक्स का नाम आता है, हेदर रोए का नाम आता है, पॉल केल का नाम आता है। लिंकलेटर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से स्टेट्स जो है तो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप को डेवलप करता है, ताकि वो अपने जो सिटीजन्स है उन्हीं को सर्टेन राइट देने की बात करता है, उन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, अदर्स को वो एक्सक्लूड कर देता है, अपने नेशनल बॉर्डर्स के बाहर जो रहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स पर फोकस नहीं करता। तो ये कहते हैं कि एक इंक्लूसिव जो तो विचारधारा को अपनाया जाना चाहिए, लिंकलेटर्स का ये मानना है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी है इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है उसको भी देख लेते हैं। लैक ऑफ प्रेडिक्टिव पावर, यानी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं इनके पास प्रेडिक्टिव पावर्स नहीं है, क्योंकि ये इंपीरिकल प्रोडक्शंस नहीं करते, कोई साइंटिफिक डेटा के आधार पे बात नहीं करते, बल्कि आइडियाज के आधार पे, नॉर्म्स के आधार पे बात करते हैं। वेग मेथोडोलॉजी, इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो भी वेग है, क्योंकि ये डिस्कोर्सेस आइडेंटिटी को लेकर बात करते हैं। ओवर इम्फेसिस ऑन आइडिया, ये आइडियाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, मटेरियल जो फैक्टर्स है उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मिलिट्री पावर है जो एक डिसिसिव रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट्स के बिहेवियर्स को, तो उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल डिविजन्स की बात करते हैं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल, इनके अंदर खुद ही मल्टीपल स्ट्रैंड्स हमको दिखाई देते हैं, जिससे जो है तो इनके थियोरेटिकल इनकंसिस्टेंसी दिखती है, जैसे मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, तो कई सारी अलग अलग स्ट्रैंड्स हमको अंदर इनके दो वेरिएंट हैं वो दिखाई देते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसकी थ्योरी क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।